हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी कैप्सूल्स में स्वागत है। देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूं ना, डेफिनेटली मैं श्योरली आपसे कहती हूं कि इस टॉपिक में, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है और एग्जाम में आप इस टॉपिक से रिलेटेड तो मेरे हिसाब से कोई मार्क्स नहीं कटवाने वाले हो। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये एक ऐसे स्टेटमेंट है, देखो बच्चों, आपको आपने बैंक अकाउंट ओपन करते हो आप, है ना? तो जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो क्यों प्रिपेयर की जाती है? आपके कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक में जो डिफरेंसेस आते हैं उन डिफरेंसेस को करेक्ट करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, जब आप अकाउंट ओपन करने जाते हो भाई, जैसे कि एक रिया थी, रिया ने अपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, करंट अकाउंट ओपन किया। अब उसने पैसे ट्रांजेक्शन जमा भी किए हैं, निकाले भी हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन की उसने। तो क्या हुआ, एंड में, मंथ के एंड में जब उसने अपनी पासबुक चेक करी तो क्या देखा उसने कि उसकी कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच ही नहीं कर रहा था, है ना? अब उसे बड़ी टेंशन होगी, वो गई राहुल के पास। राहुल से पूछा, भाई यार समझ में नहीं आ रहा, मेरी बैंक रिकॉन्सिलेशन, मेरा जो बैंक का बैलेंस है और मेरा जो पासबुक का बैलेंस है वो मैच ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? तो उसने बोला, इसमें क्या टेंशन की बात है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना लो, उससे समझ में आ जाएगा इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, उसको करेक्ट कर लो। तो उसने कहा, भाई ये क्या चीज होती है? तो उसने बोला, चलो ठीक है, समझाते हैं क्या होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, किस तरीके से अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक का बैलेंस कैसे निकाला जाए, और अगर पासबुक का दिया है तो कैश बुक का बैलेंस कैसे चेक किया जाए। तो चलो आज हम वही चीजें समझने वाले हैं और डेफिनेटली ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है और सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला है। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, इसमें डिफरेंसेस आते क्यों हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि आपके कैश बुक के बैलेंस और आपका पासबुक का बैलेंस में डिफरेंस आए क्यों। दो तरीके से हो सकते हैं डिफरेंस, या तो आपका टाइम गैप की वजह से, कि भाई या तो जो डिफरेंस आता है वो आपका टाइम गैप की वजह से आ सकता है, या फिर कोई एंट्री आप लिखना भूल जाते हो, है ना? तो ओमिटेड एंट्री की वजह से भी आपका हो सकता है। कैसे टाइम गैप? जैसे कि मेरे पास में कस्टमर से कोई चेक रिसीव हुआ, भाई मैंने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में मैंने वो एंट्री कर दी कि भाई मेरे पास चेक रिसीव हुआ था, मैंने उसको डेबिट साइड में डाल के वो एंट्री कर दी, लेकिन मैंने उसे बैंक में तो सबमिट किया ही नहीं उस डेट पर। ठीक है ना? अब अगर मैंने उस डेट पर बैंक में सबमिट नहीं किया तो बैंक वालों को कोई भविष्यवाणी थोड़ी होने वाली है कि मेरे पास में चेक रिसीव हो गया, तो आ गया ना डिफरेंस। तो ये होता है आपका टाइम गैप, कि आपने टाइम पर कोई चीज की इंफॉर्मेशन आपने बैंक में दी ही नहीं। दूसरा हो सकता है कि बैंक वालों ने कोई चार्ज काट दिया, जैसे मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, डायरेक्टली मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया, लेकिन मुझे तो नहीं पता था मेरा इंश्योरेंस डिडक्ट हो गया है, तो वहां पे भी डिफरेंस आ गया क्योंकि मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो यहाँ पर भी आपके टाइम गैप की वजह से डिफरेंसेस आ गए। ओमिटेड, कुछ गलतियां थी, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि मैंने अपनी बुक में तो एंट्री कर दी बट पासबुक में एंट्रीज नहीं हुई है, या फिर पासबुक में एंट्रीज हो गई है लेकिन मेरी बुक में एंट्रीज नहीं हुई है, यानी कैश बुक में एंट्रीज नहीं हुई है, तो वो भी एक डिफरेंस का कारण हो सकता है। तो दो तरीके से आप इसमें डिफरेंसेस चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, अब जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं वो चार तरीके से तैयार करते हैं। पहला, देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करने के चार स्टेप्स होते हैं, यानी चार तरीके होते हैं जिनसे हमारी कैश बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। पहली होती है आपकी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, सॉरी, एज पर कैश बुक। ठीक। दूसरा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तीसरा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और चौथा स्टार्ट हो सकता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, अब देखो, एक चीज देखो, अगर आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये जो कंडीशन होती है आपकी फेवरेबल कंडीशन होती है, यानी हमारे पास में बैलेंस ऑलरेडी डेबिट में आ रहा है, यानी ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक निकला है तो जो बैलेंस निकलता है वो आपका निकलता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये भी हमारी फेवरेबल कंडीशन कही जाती है। ठीक है,
यानी जो बैलेंस है वो हमारे फेवर में है। तीसरा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो तो हमें समझना चाहिए कि जो बैलेंस चल रहा है हमारा ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, जब हमारा ये बैलेंस दिया होता है तो हमारा जब लास्ट में बैलेंस निकलता है तो वो क्या निकलता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, सॉरी लिखने टाइम पर भूल गई। ठीक है, देखो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक निकलता है तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट की कंडीशन होती है, ये हमारी अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट या फिर अनफेवरेबल। ठीक है, ये भी हमारी अनफेवरेबल। ठीक है, अब चार तरीके से एक क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रही हूं वो है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कि जब आपके क्वेश्चंस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होते हैं तो उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो अब देखते हैं बेटा कि हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं। देखो सबसे पहला मैंने चार टॉपिक बताए थे आपको, चार तरीके से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकती है। पहला हम देखते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी जो हमारा फेवरेबल कंडीशन है हम उससे लेकर चलते हैं। देखो कई बार होता है, पहला मैंने बताया चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, क्या मतलब हुआ, चेक मेरा इशू हुआ, ठीक है, लेकिन मैंने वो पेमेंट के लिए बैंक में जमा ही नहीं किया। ठीक है, तो देखो जब चेक इशू किया गया तो इसका मतलब मैंने क्या किया होगा, चेक इशू का मतलब मैंने किसी को चेक दिया होगा, तो मैंने क्या किया होगा, उसको मैंने अपनी कैश बुक से माइनस कर दिया होगा, राइट। लेकिन बैंक में थोड़ी, जब बैंक वालों को नहीं पता, बैंक वालों ने तो माइनस नहीं किया है, तो अब मैंने जो माइनस कर रखा था उसको मैं प्लस कर देती हूँ तो बैलेंस मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो ये आइटम आपका जाएगा प्लस के साइड में। ठीक है, क्योंकि ये आपने इशू किया था, मैंने अपनी कैश बुक में से माइनस किया था, लेकिन पासबुक वालों में यहाँ कुछ नहीं किया है, तो फिर यहाँ पर भी आप इसको रिवर्स में प्लस कर दो तो एंट्री आपकी पासबुक के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया इंटरेस्ट अलाउ, यानी इंटरेस्ट मुझे बैंक वालों ने दिया था तो बैंक वालों ने अपनी पासबुक में उसे प्लस कर दिया था, बट मेरे पास तो प्लस हुआ ही नहीं है, तो मुझे अपने पास भी उसको प्लस कर लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। नेक्स्ट आता है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर। कस्टमर ने क्या किया, मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली चेक जमा कर दिया, मुझे इसके बारे में कोई खबर ही नहीं थी। अगर मेरे को कोई खबर नहीं है तो फिर मैं कैश बुक में कैसे करूँ, मुझे पता ही नहीं। पासबुक में मेरा बैलेंस, ये चेक जो है वो जमा हो चुका है, बट कैश बुक में तो हुआ ही नहीं है, तो कैश बुक में भी इसे हम जमा कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये अमाउंट ऐड में चली जाएगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया है, मेरे पास नहीं, मुझे तो नहीं पता, तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुई इसकी, तो इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट आता है चेक पेड इनटू बैंक। चेक बैंक में जमा किया गया बट ओमिटेड टू बी एंटर इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है, तो कैश बुक में एंटर कर दो, उसको प्लस कर दो, तो इसलिए ये एंट्री भी आपकी प्लस साइड चली जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब ऐड वाली आइटम्स मैंने आपको दिखा दी, आगे आती है आपकी लेस वाली आइटम कि आपके माइनस में कौन सी आइटम्स जाएंगी। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा गया बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक की तरफ से उसे क्रेडिट नहीं किया गया है। भाई चेक अगर मैंने जमा किया था, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कैश बुक में बैलेंस में प्लस कर लिया था, ठीक है, प्लस कर देता, और मैंने बैंक में भी भेज दिया, और बैंक वालों ने उसे किया ही नहीं है, तो मुझे अपनी तरफ से भी उसे माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने उसे यहाँ पर माइनस कर दिया। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, मतलब मेरी कस्टमर के इंस्ट्रक्शन से बैंक वालों ने कोई चार्जेस पे कर दिए, जैसे मेरे इंश्योरेंस पे कर दिया, एलआईसी पे कर दी, बहुत सारी चीजें, जैसे ड्राइंग्स का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो ये सारी चीजें पे कर दी, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, पे कर दिया, मतलब मेरा पासबुक का जो बैलेंस है वो माइनस हो रहा है, तो मुझे अपना कैश बुक का बैलेंस भी माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बैंक चार्ज बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्ज लगा दिया, जैसे हो सकता है ओवरड्राफ्ट वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें जब पे करता है डायरेक्ट बैंक, तो उसमें कुछ चार्जेस लेता है, तो वो चार्जेस उसने माइनस कर दिया पासबुक में से, लेकिन मेरी कैश बुक में नहीं हुए, तो कैश बुक में से भी उसे माइनस कर दो। नेक्स्ट आता है, अब देखो ये सारी चीजें जब हो जाएंगी, प्लस की आइटम्स प्लस में डाल दी, माइनस की आइटम्स मैंने माइनस में डाल दी, दोनों का टोटल किया जाएगा, प्लस वाले का भी माइनस वाले का भी, टोटल करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस क्या कहलाता है, आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ये बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, अगर ये बैलेंस क्रेडिट माइनस साइड आ रहा है तो ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, यानी फिर वो ओवरड्राफ्ट निकलेगा। तो समझ में आया, डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस पासबुक निकलता है। ठीक है, अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करके देखते हैं जिससे आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो देखो बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, किससे स्टार्ट होगा आपका डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक।
तो आप यहाँ लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस है तो इसका बैलेंस हम प्लस साइड में लिखेंगे 372,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में उसने क्या बोला, चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू किया। अब आप देखो, इमेजिनेशन लेकर चलो, अगर आप बैंक कैश कॉलम बनाते हो, बैंक आपका पासबुक बनाता है, ठीक है, चेक इशू किया, मेरे पास में से मैंने चेक इशू किया है किसी क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, तो डेफिनेटली मैंने माइनस कर दिया मेरा बैंक बैलेंस मैंने माइनस कर दिया। लेकिन बैंक वालों ने इसको माइनस नहीं किया, बैंक वालों ने इसे माइनस नहीं किया, तो मुझे अपनी तरफ से भी इसे प्लस कर देना चाहिए ताकि ये एंट्री राइट ऑफ हो जाए। तो क्या करेंगे, ये एंट्री हमारी जाएगी प्लस साइड, लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। किसमें जाएगा आपका, क्या किया था, प्लस करना है हमें इसको अमाउंट को, तो 72,000 आपके प्लस कॉलम में चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। डिविडेंड रिसीव किया यानी बैंक वालों ने उसे प्लस कर दिया, लेकिन मेरे कैश बुक में तो वो एंट्री हुई ही नहीं है, नहीं हुई तो इसको कर देंगे हम, तो इसको भी हम प्लस वाले में लिखेंगे, डिविडेंड, यहां पर डिविडेंड रिसीव्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में एंटर नहीं हुआ था 5,000, अब उसको एंटर कर दो, जो नहीं हुआ था उसे एंटर कर दो। थर्ड क्या बोला है उसने, थर्ड में बोला है इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया यानी मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, बट मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो क्या करूंगी मैं इस कैश बुक में, बैंक वाले में तो भाई वो चीज मेरी प्लस कर दी, पर कैश बुक में वो नहीं प्लस हुई है, तो मुझे कैश बुक में अब उसे प्लस करना चाहिए। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक आपका 1250 रुपए प्लस साइड चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बोला है उसने, ये क्या किया मैंने, 1 2 3 एंड 4, हाँ ठीक है, फोर्थ एंट्री है, मैं एक एंट्री भूल गई बच्चों, हाँ ठीक है चलो, फर्स्ट ये एंट्री है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है एंड फिफ्थ एंट्री। अभी हम है फिफ्थ एंट्री पर। फिफ्थ में बोला चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिटेड हुआ बैंक में यानी मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा। भाई ये देखो, मैंने चेक जब डिपॉजिट हुआ यानी जमा हुआ, तो मैंने अपने बैंक बैलेंस में क्या किया होगा, उसको प्लस कर दिया होगा, बट बैंक वालों ने उसे प्लस किया ही नहीं, तो मुझे अपनी तरफ से भी इसे माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड into bank but not collected by बैंक। ठीक है, एंट्री समझ में आई है ना, चेक डिपॉजिट हुआ था, मैंने अपनी तरफ इसको प्लस कर दिया था, बट बैंक वालों ने उसे प्लस नहीं किया है, तो मुझे अपनी तरफ से भी इसे माइनस करना होगा। तो ये अमाउंट आपकी चली जाएगी माइनस साइड में। कितना अमाउंट है, 15,400। नेक्स्ट सिक्स एंट्री में क्या बोला उसने, सिक्स एंट्री में बोला है अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर। चेक डिपॉजिट किया गया था बैंक में, भाई मैंने क्या किया था, चेक मैंने बैंक में सबमिट कर दिया, तो मैंने अपने बैंक बैलेंस में क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया, बट जैसे ही वो बैंक में गया वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ मेरी तरफ से, तो वो प्लस हो चुका था, तो ये तो मेरा कस्टमर को वापस चला गया, तो अब इसको मैं माइनस कर दूंगी। क्लियर, एंट्री लिखो, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर। ठीक है, चेक डिपॉजिट किया गया लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो इसलिए हम उसको डिपॉजिट करना था, प्लस करना था, बट वो डिसऑनर हो गया, इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब आपके माइनस कॉलम में जाएगा 320 रुपीज का चेक। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम बैंक। बैंक ने क्या किया, मेरे बिहाफ पर मेरा हाउस टैक्स पे कर दिया, लेकिन मुझे तो उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, बैंक वालों ने मेरे बैंक बैलेंस में से माइनस कर दिया है, क्योंकि उसने हाउस टैक्स पेमेंट कर दी, मेरा बैंक बैलेंस जो है घट गया,
पासबुक में जो उसने क्या किया, माइनस कर दिया, पर मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, तो मुझे अपनी कैश बुक में से भी इसे माइनस करना चाहिए, तो चलो अब माइनस कर देते हैं। बोला है बैंक पेड हाउस टैक्स, ठीक है, हाउस टैक्स पे किया है बैंक ने 350 का, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे 350 का। अब बच्चों क्या करना है, हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, अब प्लस वाले का टोटल अलग करेंगे, माइनस वाले का टोटल अलग करेंगे, ठीक है। प्लस वाले का जब हम टोटल करते हैं तो आपका टोटल आता है 4,50,250, 4,50,250, एंड डेबिट वाले का बैलेंस आता है आपका 16,000, डेबिट वाले का बैलेंस है आपका 16,270, ठीक है। इसका बैलेंस आ गया, इसका बैलेंस आ गया। अब आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि बैलेंस किधर आ रहा है, हमारा माइनस साइड, माइनस साइड बैलेंस आएगा, और यहां हमारा डेबिट बैलेंस है, यहां लिखेंगे क्रेडिट, सॉरी, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका कितना आया बैलेंस, इसमें से इसको माइनस करो, 4,50,250 में से 16,270 माइनस करेंगे तो 4,30,000, 4,33,920 आई थिंक, इतना ही बचेगा ना, 4,33,980, 4,33,980, ठीक है, इतना बैलेंस बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बैलेंस किधर आ रहा था, माइनस साइड। जब आपको बैलेंस दिखाया जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट साइड में दिखाएंगे, और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कैश बुक का जो बैलेंस आपका डेबिट होता है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है वो आज आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सी एंट्रीज हैं जो आप ट्राई करना, और डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन दी हो, तो हम उसको किस तरह से मेंटेन करेंगे, उस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना मेरे हिसाब से बहुत है ना, वरना होमवर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो।